कराची में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा। शहर के अहम मकामात पर सायादार जगह न होने के बायस शहरी तपती धूप में घंटों बस का इंतजार करने पर मजबूर हैं। कयूम आबाद चौरंगी पर भी बैठने और सायादार जगह न होने के बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हुक्काम ने बीआरटी के तहत जदीद बसें तो चला दी, लेकिन स्टॉप पर शेल्टर बनाना भूल गए। कयूमाबाद पर तपती धूप में बसों के इंतजार से शहरी रुल गए। कयूमाबाद चौरंगी के चारों रास्तों पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ पीपल बस सर्विस का भी गुजर है, लेकिन एक भी मकाम पर बस स्टॉप मौजूद नहीं। खवातीन हो, तलबा हो या बुजुर्ग, सभी गर्मी में बस का इंतजार करने पर मजबूर हैं। बस के मुंतजर शहरियों ने अपनी परेशानी बताई। कहा कि तपती धूप में यहाँ बाकायदा बस स्टॉप न होना हमारी मुश्किलात में इजाफे का बायस है। इतने धूप में बंदा खड़ा रहे, इतनी धूप में वैसे रोजे रख के बंदा परेशान हो रहा है, इतना कोई फायदा तो है ना, कोई इंतजाम तो होना चाहिए ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्पेशली फीमेल जो होती है ना, फीमेल के लिए परेशानी है, खासकर रमज़ान की सूरत में कड़ी धूप में आपको कोई सायादार जगह ही नहीं है वहाँ पे खड़े हो जाए। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस मसले के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। मरदमशुमारी की मुद्दत के अख्ताम में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। मुल्क में 85% मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई। कराची की अब तक खाना शुमारी मुकम्मल नहीं हो सकी। कराची में 1 करोड़ 20 लाख अफराद की मरदमशुमारी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 85% मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई। 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद को शुमार किया जा चुका। सिंध में 1 करोड़ के लगभग घर और 4 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद को शुमार कर लिया गया। कराची में 30 लाख से ज़्यादा घरों की खाना शुमारी हो चुकी और अब तक खाना शुमारी नामुकम्मल है। इदारा शुमारियात के ज़राए के मुताबिक इम्कान है 99% मरदमशुमारी का अमल 4 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। पीर को इस्लामाबाद ने मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद मरदमशुमारी के अमल में तौसी करने या ना करने का फैसला होगा। ओगरा की नई LPG कीमतों को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। LPG की सरकारी कीमत 229 रुपये होने के बावजूद LPG ताहाल 270 से 280 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। ओगरा ने LPG की कीमत में फी किलो 49 रुपये कमी कर दी, लेकिन मुनाफाखोरों पर इसका कोई असर ना हो सका। LPG की सरकारी सतह पर नई कीमत 229 रुपये के बरक्स शहर में 270 रुपये किलो से 280 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि कोई चेक एंड बैलेंस का निजाम नहीं है, महंगी गैस सिलेंडर्स पर डलवानी पड़ रही है। ओगरा ने कीमत कम की है तो इस पर अमल दरामद भी तो कराए। हमारी गवर्नमेंट या इदारे जो भी करें उसका इम्पैक्ट नीचे आते आते कंज्यूमर तक बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट को ये फर्स्ट प्रायोरिटी में ये देखना चाहिए कि जो मार्केट प्राइस हम तय कर रहे हैं वो कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है ना पुराना गैस है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है कि हम कैसे कम करें। SSGC की गफलत के सताए शहरी मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत की सख्त कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। अब आपको बताएं कि रमज़ान अल मुबारक में रहमतें और बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। माह सियाम की बहारें समेटने के लिए हज़ारों मुसलमानों ने फ़िज़ान मदीना में इज्तिमाई एतकाफ़ कर लिया है। तफसीलात बताएंगे जावेद कायम खानी। बिल्कुल जी, अगर रमज़ान की बहारें लूटनी है तो दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना का रुख करें, इसलिए कि यहाँ पर 1 माह का रमज़ान के पूरे जो है वो एहतिकाफ़ किया जा रहा है। उसका जदवल भी जो है वो तरतीब दिया जाता है। उसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल भी होता है, रमज़ान से कुछ दिन पहले ही जो है शुरू किया जाता है। और इस साल जो मुतकिफ़ीन है उनकी तादाद 1 माह की जो है वो तकरीबन 5000 से ज़ायद है और उसको मुख्तलिफ़ शोबाजात में तकसीम किया गया है, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ़ सूबों से और अज़ला से जो है वो इस्लामी भाई और मुहिब्बे इस्लाम जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद आरिफुल हसन अत्तारी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा आरिफ भाई, मुझे बताइएगा क्या आपकी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर और किस तरह जो है इसको पूरा शेड्यूल किया जाता है और किस तरह जो है पूरा महीना ये इसी तरह जारी रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो 5000 से ज़ायद यहाँ पे लोग एतकाफ़ में हैं, जो कि KPK से भी आए हुए हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, पंजाब से भी हैं, सिंध से भी हैं और कराची से भी बहुत बड़ी तादाद है, मुख्तलिफ़ ज़बानों के, मुख्तलिफ़ नस्लों के। फिर अगर ओवरसीज़ की बात करें तो यहाँ UK से भी आए हुए हैं, जर्मनी से आए हुए हैं, हॉलैंड से आए हुए हैं, कतर से आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मॉरिशस के लोग मुझे यहाँ पे मिले हैं। तो ओवरसीज़ का शेड्यूल वो अलग चल रहा है, वो है 2nd फ्लोर पर। फिर यहाँ इस एतकाफ़ को मैनेज करने के लिए तकरीबन हमारी 45 टीमें हैं, तो वो डिपार्टमेंट बने हुए हैं। खाना खिलाने वाले अलग हैं, सहर वाले अलग हैं, मस्जिद की सफाई की कमेटी अलग बनी हुई है। फिर जो इनको दीन सिखाने वाले मुबल्लिगीन हैं उनकी एक अलग टीम है हमारी। तो इसी तरह रात के अलग हैं, दिन के
الگ ہیں اور یہ پورے شیڈول کو یا مینیج کر رہے ہیں۔ پھر اعتکاف کی خصوصیت میں یہ بھی دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں جو بول اور سن نہیں سکتے، وہ ڈیف ہیں، ان کی تربیت یہاں پہ الگ ہو رہی ہے، اور لوگ جو یہاں دین کے احکام سیکھ رہے ہیں وہ اپنے تاثرات دے رہے ہیں یہاں آنے کے بعد، کہ یہاں سے عید کا جب چاند نظر آئے گا تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گھر نہیں جائے گی بلکہ یہاں سے وہ مدنی قافلوں میں جا رہے ہیں۔ بالکل جی، راہ خدا میں یہاں سے سفر کریں گے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے وہ دین پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہے، دین سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آگے لے جا کر اسے پھیلاتے ہیں۔ یقینی طور پر 5000 سے زائد جو ہے مسلمان اسلام یہاں پر موجود ہے اور مختلف شعبہ جات، اور خصوصی بات یہ ہے کہ فورن سے یعنی کہ 17 ممالک سے لوگ یہاں پر ہیں اور خصوصی افراد جو ہیں جو سن نہیں سکتے۔ کنوینر MKM خالد مقبول صدیقی افطار ڈنر سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ ریاست کے وجود پر سب سے بڑا سوال ہے کہ جو اپنے لوگوں کو گن ہی نہ سکے یا نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے وہ اپنا ریاست کا درجہ کھو دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں تمام تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں، ہر مصنوعی طریقہ، ہر جبر کا طریقہ، ہر دھاندلی کا طریقہ آپ نے 18 کے الیکشن میں یہاں کی جینوئن مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو بتائیں آج کے دن بتائیں کیا کراچی سے MKM کو کمزور کیا جا سکا؟ کیا لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ اس شہر کا مینڈیٹ کسی اور کے پاس بھی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، آج کی شب بھی دعا کرتے ہیں کہ آئیں ہم سے بہتر اگلی نسل آ کے ہمیں ریپلیس کرے۔ کوئی گولی سے، بم سے، بندوق سے اس شہر کی رائے کو اور مینڈیٹ کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ کر سکا تھا، نہ کر سکتا ہے، نہ کر پائے گا۔ یہ شہر طاقت کی زبان کو تسلیم نہیں کرتا، نہ مانتا ہے نہ جھکتا ہے۔ ہم محبت کے نام پر بکتے ہیں، جسے خریدنا ہوتا تو اس زبان میں بات کرتا، اس حوالے سے سودا کرتا، اس حوالے سے لہجہ اختیار کرتا۔ نہ دھوس برداشت ہے، نہ دھاندلی برداشت ہے، نہ بدمعاشی برداشت ہے۔ اور ہمیں یہ جو مہلت حکمرانوں کو، چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، یہ حکمران طبقے کو متنبع کر رہے ہیں۔ وہ شہر جو تمہیں چلا رہا ہے، پال رہا ہے، تمہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، تمہاری پہچان ہے، اگر تم نے اس کو صحیح گنا نہیں تو یہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوگا۔ اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا، ہم مہاجروں کے اتحاد اور ان کی شناخت کی جد و جہد اس لیے کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے اور شہیدوں کی یاد پر ختم ہوتی ہے، اور اگر اس پہ ہجرت، مہاجروں، ان کی قربانیوں کے علاوہ کوئی چیز بتاؤ کہ قابل ذکر ہو اور تاریخ میں تحریر کی جا سکے۔ اس لیے ہم نے اپنی شناخت کی جد و جہد اس لیے کی تھی کہ ہماری تاریخ اور تاریخی شناخت اور ہماری تہذیب اور ہماری زبان اور ہماری ضمیر یہی پاکستان کا اثاثہ ہے، اور اس اثاثے کی حفاظت کی جاتی تو پاکستان تقسیم نہ ہو پاتا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، ہماری کوشش آج بھی یہ ہے، اور لیاقت آباد کے وفاداروں، سمجھداروں کی موجودگی میں پورے پاکستان کے غریبوں، مظلوموں، مجبوروں، محکوموں، 98% پاکستانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت ہی نہیں اپیل کر رہے ہیں
इस मुल्क को बचाना है तो आम पाकिस्तानियों को मैदान अमल में आना होगा। आइए एक नई सफबंदी करते हैं। एक तरफ हाकिम हो, दूसरी तरफ अवाम हो, एक तरफ गरीब हो और दूसरी तरफ लूट मार करके अमीर हो, एक तरफ किसान हो, दूसरी तरफ जागीरदार हो, एक तरफ मजदूर हो, दूसरी तरफ सनतकार हो। और पाकिस्तान के ये दो तबके हैव और हैव नॉट वाले, इसी सब बंदी में पाकिस्तान और मिल्लते इस्लामिया के लिए रास्ते, तरक्की, तालीम, तहजीब और उसकी सलामती और इस्तेहकाम छुपा हुआ है। आइए आज रमजान के महीने में दुआ करें कि पाकिस्तान के वारिसों, उसके हकीकी वारिसों के हवाले हो, ताकि पाकिस्तान के ख्वाब तमाम आंखों के हवाले कर उसकी ताबीर तलाश की जा सके। पाकिस्तान बनाया था हमारे बुजुर्गों ने, लेकिन पाकिस्तान बनाना मकसद नहीं था। पाकिस्तान बनाने का भी कोई मकसद था। पाकिस्तान हमने 23 मार्च 1940 को इरादा किया था, 7 साल में पाकिस्तान हासिल कर लिया, 7 साढ़े 7 साल में। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 70-75 साल में जिसलिए पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान हासिल नहीं कर सके। ये पाकिस्तान जागीरदाराना जमहूरियत के लिए नहीं बना था, ये पाकिस्तान मौरूसी सियासत के लिए नहीं बना था, ये पाकिस्तान खानदानी हुकूमतों के लिए नहीं बना था। आइए पाकिस्तान के भर के तमाम लोग, तमाम महकूमों, मजलूमों, मजबूरों आए और उन मुजरिमों के खिलाफ सफ़ अव्वल कर लें कि जिन्होंने आपके दी जाने वाली, आपके लिए हासिल की जाने वाली कुर्बानी को यरगमाल बना लिया, छीन लिया। अपने पाकिस्तान की आवाम उस आज़ादी से फैज़याब नहीं हो सकी। इंशाअल्लाह ताला MQM जिस मकसद के लिए बनी थी, उस मकसद के लिए जद्दोजहद कर रही है। MQM नाकाम नहीं हो सकती। हमारा बुनियादी काम महाजरों को शनाख्त दिलाना था। आज पूरी दुनिया महाजरों की शनाख्त को तस्लीम भी करती है और उसकी ताज़ीम भी करती है। बुजुर्गों और साथियों, ताकत ने, साजिश ने, कुव्वत ने, बदमाशी ने, बेईमानी ने, धौंस और धांधली ने आपको तकसीम करने की कोशिश की, आपको खत्म करने की कोशिश की, आपको तब्दील करने की कोशिश की। ये रमजान भी आ गया है जिसने तमाम साजिशों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा पहले से ज्यादा मुत्तहिद, पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, मरबूत और मुतहर्रिक MQM सिर्फ महाजरों को नहीं, पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान को उसकी अपनी मंजिल तक लेके जाएगी। तारीख जिंदा है, पाकिस्तान की तहजीब जिंदा है, जबान जिंदा है, ईमान जिंदा है। कुरान के लिए जिस ये वतन बना था वो पैगाम जिंदा है। और इंशाअल्लाह ताला ये पूरा पाकिस्तान आपके अजदाद की अमानत है, आपकी जिम्मेदारी है। हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और वो जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को पास मोहलत नहीं बची है। आप खड़े हो, इस मोहलत को, इस मुद्दत को पाकिस्तान की मुकद्दर बनाकर पाकिस्तान को मिल्लत इस्लामिया के लिए एक मॉडल, इन कमबख्तों ने जिस मुल्क को मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बनाना था उसको मंडी बना दिया और सियासत को तिजारत बना दिया। हम इंशाअल्लाह ताला MQM आप सबकी ताकत के जरिए
अपने अंदर कभी पेशावर सियासत को गुंजाइश नहीं देंगे। वो बेशरम लोग जो हमारे दरमियान हैं, जो इन बातों को कहते हैं, ये कहा जाए कि आप अपने से बेहतर आदमी लेके आए, आप कहा जाए कि आप कुर्बानी देना सीखें, ये कहा जाए कि आप अपनी कुर्बानियों को खुद ना गिने, कौम को गिनना दे। कहते हैं ये किस दौर की एमक्यूएम की बात है? ये एमक्यूएम थी। कुछ हम में बैठे हुए ऐसे लोगों ने जो खास मकासद के लिए आए थे और पार्टी में आके इन्होंने सिर्फ साजिशें की है, उनके अलावा पूरी कौम मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह वही एमक्यूएम जो एक दूसरे का एहतराम और इंतजाम और ऐलान के हमसे बेहतर लोग, हमसे ज्यादा हकदार हैं, वो तरीका, वो तारीख, वो दोहराई जाएगी और आपकी मर्दमशुमारी ठीक हो गई तो फिर आपके पास मर्दमशनासी करने का इख्तियार भी होगा, एतबार भी होगा, आपके पास ये काम होगा। आप कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रमज़ान का महीना हो तो नौजवान सवाब कमाने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। गुलबर्ग चुरंगी पर नौजवानों पर मुश्तमिल मालिक वेलफेयर का दस्तरखान सज गया, जहां मुसाफिरों, ज़रूरतमंद और सफ़ेद पोशों को रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं। तफसीलात बताएंगे इक़्तिदार अनवर। दस्तरखान का सजना कराची की ऐसी रिवायत है कि इस महंगाई ने भी उसको मात ना दिया। हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलबर्ग चुरंगी पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि नौजवानों पर मुश्तमिल मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से स्टॉल लगाया जाता है। जिस तरह हम जानते हैं कि फलों का बाइकॉट है, फल यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों की जो तवाज़ा है वो गरम गरम बिरयानी के साथ की जा रही है, साथ में उन्हें शरबत भी सर्व की जाती है। इस सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लड़के यहाँ जमा होते हैं घरों से दूर, घर बार छोड़कर सड़क पर इफ्तार करवाने के लोगों की मेज़बानी करने के लिए आते हैं, तो उन्हें ज़ुबैर साहब देखते हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ुबैर भाई, कब से ये काम चल रहा है और किस तरह आपको ये ख्याल आया कि ये काम भी करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2018 से काम कर रही है। मालिक वेलफेयर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और समाजी काम तो हम पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। फैमिली फ्रेंड्स हमारा जो है वो इदारा चलाते हैं। आज की जो है वो बिरयानी वो हमारे एक दोस्त अहबाब की तरफ से दी गई है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 दिन जो है वो अल्लाह ताला हमें हमारे बुकिंग करवा देता है। हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो लोग हमें कहते हैं कि आज की बिरयानी हमारी तरफ से, आज की इफ्तारी हमारी तरफ से। ये तो ज़ुबैर साहब जो कि बता रहे थे कि ये नौजवान मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों के जो है वो जो उनके ज़कात है, डोनेशन है, उसके ऊपर भी काम करती है और साथ साथ जो है वो फलों का बाइकआउट करके रखा हुआ है। बिरयानी से लोगों की तवाज़ा की जा रही है, लेकिन इफ्तार दस्तरखान की जो रिवायत है उसे बरकरार रखा हुआ है। जी, अब आपको बताएं कि मलेर कैंट में वाक़ कराची पोस्ट रेस्क्यू सेंटर में बीमार जानवरों की देखभाल का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू सेंटर में बगैर डोनेशन जानवरों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बेज़बान जानवरों की देखभाल के लिए मुनफरिद इदारा कायम। मलीर में जानवरों की निगहदाश्त के लिए 4 दोस्तों ने रेस्क्यू सेंटर कायम कर दिया। पॉज रेस्क्यू सेंटर के मालिक बिलाल कहते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर रेस्क्यू सेंटर का आगाज किया। अपनी सैलरी के पैसों से बेज़बान जानवरों के इलाज व दीगर अखराजात पर खर्च करते हैं। फेसबुक और डिफरेंट मीडियम से हम लोग डिफरेंट एनिमल्स के कंडीशंस को देखते थे और हम लोगों को पता चलता था कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे किसी एनिमल को हैंग कर दिया गया है, मार दिया गया है, हिट एंड रन केसेस हैं। तो फिर हम फ्रेंड्स ने मिलकर सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे इन बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो, इनका इलाज हो सके और इनको हम लोग प्रॉपर्ली टेक केयर कर सकें। रेस्क्यू सेंटर की टीम मेंबर्स का कहना है कि जानवरों का फ्री इलाज किया जाता है। फ्री अडॉप्शन का सिस्टम भी मौजूद है। अगर कोई बिल्लियों की अच्छी देखभाल कर सकता है तो उसे बिल्लियां फराहम कर दी जाती हैं। हमारे पास क्योंकि कैपेसिटी की जो है वो नीड जो है वो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं हो पाती, तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर अडॉप्शंस की बहुत नीड है कि इन स्ट्रेस को आप अडॉप्ट करें और इनको अपने घरों में रखें, बिकॉज ये भी लवेबल एनिमल्स हैं। रेस्क्यू सेंटर के डॉक्टर अमीन बोले, रेस्क्यू जानवरों की बीमारी को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। बेज़बान के लिए काम करके अच्छा लगता है। इंसान अपना दर्द बता सकता है, तो ये जानवर किसी को बता नहीं सकते।
تو ان کی فیلنگ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن باڈی کنڈیشن سے پتہ چل جاتا ہے ان کو نا کہ کیا چیز ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ ریسکیو سینٹر میں بلیوں کے لیے ICU، میڈیکل اور دیگر پوشنز موجود ہیں، جہاں بیماریوں کے حساب سے جانور رکھے جاتے ہیں اور صحت یاب ہونے پر انہیں ہیلدی ایریا میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین وقاص لودھی کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی افطار ڈنر کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کمیشن کو اٹیک کیا، اس نے اگر عدالتوں سے کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس پہ اٹیک کیا، اگر میڈیا اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلا تو اس نے میڈیا کو اٹیک کیا، اس نے سیاسی جماعتوں کو اٹیک کیا، اس نے پارلیمنٹ کو اٹیک کیا۔ عمران خان نے ہر وہ کام کیا جو پاکستان کی کوئی بھی دشمن قوت یا دشمن طاقت جو ہے وہ سوچ رہی تھی یا کرنا چاہتی تھی، عمران خان ان کے ایجنٹ کے طور پر یہ سارے کام کرتا رہا ہے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، ہر جماعت یہ خواہش کرتی ہے، ہر لیڈر یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ حکومت میں آئے اور لوگوں کی خدمت کرے، لیکن اس کی کہیں نہ کہیں کوئی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ وہ یہ اپنی حکومت میں آنے کے لیے جو پلان بناتا ہے، لیکن اگر اسے کسی موقع پہ یہ گمان ہو کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ اقدامات سے ملک کو نقصان پہنچے، ہماری قوم کو نقصان پہنچے، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچے، تو ایسا وہ کوئی کام نہیں کرتے، وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان وہ بدنصیب آدمی ہے جو اپنی ذات سے آگے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، اپنی ذات کے بدلے میں وہ اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوششیں کر رہا ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ عمران خان ہے جس نے کہا کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو اس ملک کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر فوج مجھے سپورٹ نہیں کرے گی تو خدا نخواستہ فوج تباہ ہو جائے گی۔ عمران خان اس قسم کی فضولیات جو ہے وہ مستقل کہتا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں کہ عمران خان اس ملک سے، اس ملک کے اداروں سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ دیکھیے، سوالات سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور سندھ حکومت نے اٹھائے، اور ہم نے میڈیا پہ نہیں اٹھائے۔ میڈیا پہ بھی بات کی، ہم نے حکومت سے بھی بات کی، فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے کیس رکھا، پرائم منسٹر کے سامنے کیس رکھا، اور احسن اقبال کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وفاقی حکومت کی، ہم نے اس کے سامنے بھی کیس رکھا اور کئی میٹنگز ان کے ساتھ کی جس میں میں بھی شامل رہا ہوں۔ تو جو باتیں جماعت اسلامی یا MQM کہہ رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو باتیں سندھ حکومت کہہ چکی ہے اور جن چیزوں کی ڈیمانڈ سندھ حکومت کر چکی ہے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مردم شماری کا عمل ہے اس کو سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور جو خدشات صوبہ سندھ کے لوگوں کے ذہنوں میں پچھلی کئی مردم شماریوں کے حوالے سے ہیں، ان خدشات کو صوبائی وزیر صنعت محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ IMF پروگرام میں تاخیر ہونے سمیت بیرونی قرض اور درآمدی ادائیگی کی طلب پر مارچ میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 22 روپے 29 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ایک ماہ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20، یورو 31 اور برطانوی پاؤنڈ 36 روپے مہنگا ہو گیا۔ مارچ میں بھی پاکستانی روپیہ کمزور اور ڈالر مزید تگڑا ہو گیا۔ ایک ماہ میں روپے کی قدر میں 8.5% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 22 روپے 29 پیسے مہنگا ہوا اور 261 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 283 روپے 79 پیسے پر پہنچ گیا۔ سال کے تیسرے ماہ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20 روپے مہنگا ہوا اور 267 روپے سے بڑھ کر 287 روپے پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل کی طلب پر ڈالر کی خریداری دیکھی گئی، ساتھ ہی بیرونی قرض کی ادائیگی پر بھی روپیہ دباؤ کا شکار رہا۔ مارچ کے ایک ماہ میں یورو 31 روپے مہنگا ہو کر 311 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 36 روپے مہنگا ہو کر 353 روپے پر پہنچ گیا۔ ایک ماہ میں امارتی درہم 3 روپے 10 پیسے مہنگا ہو کر 77 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال بھی 5 روپے 60 پیسے اضافے سے 76 روپے 30 پیسے پر جا پہنچا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ سیاسی غیر یقینی صورتحال اور مہنگائی کی بڑھتی رفتار پر مارچ کے مہینے میں اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان دیکھا گیا۔ ایک ماہ میں 100 انڈیکس 509 پوائنٹس کمی سے 40,000 کی سطح پر بند ہوا۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 164 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مارچ کے مہینے میں مندی کے بادل چھائے رہے۔ ایک ماہ میں 100 انڈیکس میں 509 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سال کے تیسرے ماہ میں 100 انڈیکس 1.25% کمی کے بعد 40,000 کی سطح پر بند ہوا۔ ایک ماہ میں 124 ارب روپے مالیت کے 3 ارب 67 کروڑ شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ شیئرز کی قیمت کم ہونے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 164 ارب روپے کمی سے 6,108 ارب روپے رہ گئی۔
रिपोर्ट के मुताबिक IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे में ताखीर की वजह से सरमाकार मोहतात रहे। साथ ही सियासी गैर यकीनी सूरत के बाइस भी मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। अशरफ खान, सिटी 21। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 अप्रैल को शरह सूद का फैसला करेगी। मार्केट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 63% की राय में शरह सूद 2% और 25% की राय में 1% तक इजाफा हो सकता है। सर्वे में 37% की राय में IMF मुआहदा 4 हफ्ते में तय हो सकता है। स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग पॉलिसी का इजलास 4 अप्रैल को होगा। टॉप लाइन सिक्योरिटी ने मॉनिटरिंग पॉलिसी पर सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक 63% की राय है कि शरह सूद में 2% का इजाफा होगा। 25% ने राय दी है कि शरह सूद में 1% का इजाफा हो सकता है और 5% की राय में शरह सूद में 3% तक का इजाफा मुतवक्के है और सर्वे में 8% की राय में शरह सूद 20% पर ही बरकरार रहेगा। सर्वे में सबसे बड़ा सवाल कि IMF प्रोग्राम पर मुआहदा कब तक होगा। 31% की राय में IMF का मुआहदा अगले 2 से 4 हफ्तों में हो जाएगा, जबकि 16% की राय में IMF स्टॉप लेवल मुआहदा 2 हफ्तों के अंदर ही हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शरह सूद में इजाफे की बुनियादी वजह महंगाई की रफ्तार बढ़ना है। अशरफ खान, सिटी 21।